राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था और ये जो सॉल्यूशन था ये बनता कैसे है भाई। एक तो आपके पास होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और एक होता आपके पास सोल्यूट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिला दो, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ये सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो, ठीक है, तो इस सॉलिड लिक्विड इस सॉलिड की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसको आज अपन देखेंगे। कौन सा सॉलिड होना चाहिए ज्यादा घुलेगा, कौन सा सॉलिड होना चाहिए कम घुलेगा, ठीक है भाई। तो आज अपन क्या देख रहे हैं बताओ, सॉलिड की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। यानी आज अपना टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भाई। तो ये टॉपिक आज अपन ले रहे हैं। कौन सा टॉपिक भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। ये अपना टॉपिक। अब देखो एक चीज ध्यान दें, मैं 3 आपके पास बर्तन लिए मैंने और इनमें मैंने पानी ले लिया भाई। क्या ले लिया, पानी ले लिया। कितना पानी लिया, 100 ग्राम H2O ले लिया। इसमें भी क्या ले लिया, 100 ग्राम H2O ले लिया। यहां भी क्या ले लिया, 100 ग्राम H2O ले लिया। तो मैंने 3 जगह 100 ग्राम पानी ले लिया। पहला, मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 ग्राम पानी में 7 ग्राम नमक डिजोल्व हो सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी बता दी मैंने, मैक्सिमम कितना घुल सकता है, 7 ग्राम। मैक्सिमम कितना घुल सकता है, 7 ग्राम। वो इसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी और वो ही इसकी कंसंट्रेशन भी होगी। मैक्सिमम कितना घुल सकता है, सॉल्युबिलिटी, और यही इसकी कंसंट्रेशन भी होगी भाई। अगला, मैक्सिमम 7 ग्राम घुल सकता है, मैंने घोल दिया सपोज 2 ग्राम। मैक्सिमम थोड़ी है, मैक्सिमम को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ध्यान रखना। या तो 2 ग्राम घोल दिया, आप इसको बोलोगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीन सिर्फ इतना है, कितना घोड़ा आपने, कितना डिजोल्व किया। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, ये सारी कंसंट्रेशन है। 100 ग्राम पानी में आपने 1 ग्राम घोल दिया, कंसंट्रेशन। 2 ग्राम घोल दिया, कंसंट्रेशन। 3 ग्राम कंसंट्रेशन, 4 ग्राम कंसंट्रेशन, 5 ग्राम कंसंट्रेशन, 6 ग्राम कंसंट्रेशन, 7 ग्राम कंसंट्रेशन भी है और सॉल्युबिलिटी भी। बात क्लियर। सपोज मैंने 8 ग्राम घोल दिया, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। अब 7 ग्राम तो घुल जाएगा, बच जाएगा 2 ग्राम। 1 ग्राम, वो 1 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। आप इसको बोलेंगे कि यहां प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। मैक्सिमम 7 ग्राम घुल सकता है सॉल्युबिलिटी, उसके अलावा कितना भी घोल दें वो सारी सारी कंसंट्रेशन होगी। तो यहां पर आपको मैंने 2 चीज बता दी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है बताओ, मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होगी 100 ग्राम सॉल्वेंट में।
कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी, सोल्यूट की, जो कि किस में डिजोल्व होगी, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, क्या कहलाएगी भाई, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम कितना आपने घोला वो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे या सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं अपन। ठीक है भाई, क्या पढ़ रहे हैं अपन, सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट ले रहा हूं मैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहां एक रूल लगाऊंगा और रूल ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलेगा। मतलब देखो, ये पानी है, O की En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, प्लस माइनस आ गया तो आप इसको बोलोगे पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये NaCl KCl प्लस माइनस है, ये आपके पास हो गया आयनिक कंपाउंड। I2S8P4 प्लस माइनस नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। बेंजीन CCl4 कोई प्लस माइनस नहीं, नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट दो प्रकार के हो गए, पोलर नॉन पोलर, कंपाउंड भी दो हो गए, आयनिक कोवलेंट। इस पर भी प्लस माइनस है, इस पर भी प्लस माइनस है, दोनों समान हो गए, लाइक डिजोल्व लाइक गुड़ जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड किस में घुलेगा बताएं, पोलर सॉल्वेंट में। सही है, क्यों, दोनों पे प्लस माइनस है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड डिजोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में। कोवलेंट कंपाउंड कोई प्लस माइनस नहीं है, बेंजीन कोई प्लस माइनस नहीं है, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दूं डिजोल्व डिजोल्व। ठीक है भाई, तो आप क्या कहेंगे बताएं कि आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड डिजोल्व होंगे किस में भाई, पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर बात, कोवलेंट कंपाउंड या नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व होंगे किसमें, नॉन पोलर में। ये लो भाई, हो गया लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, कोवलेंट
नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, आयोनिक पोलर में डिजोल्व होगा। मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं, मान लो सपोज, और मैंने कहा कि ये कंपाउंड है एक नेफ्थलीन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो मैंने आपको जब सॉलिड स्टेट पढ़ी थी तो सॉलिड स्टेट में ये बताया था मैंने कि कार्बन और हाइड्रोजन की EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, एटलीस्ट सेम है, प्लस माइनस नहीं आएगा, नॉन पोलर रहेगा वो बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इस पर प्लस माइनस नहीं आता। तो ये आपके पास क्या है बताओ, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, या फिर मैं कहूं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है कि नहीं। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड या ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मींस बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, इनमें डिसॉल्व होगा। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं अभी, ध्यान दे क्या कह रहा हूं मैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन भी है, कहां है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये सुक्रोज है। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पानी में नहीं घुलने चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे किस में होते हैं भाई, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है भाई, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज पानी के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगली कंसेप्ट मेरे पास ये आ गई कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दूसरी कंसेप्ट, पहली कंसेप्ट क्या आई, लाइक डिसॉल्व लाइक, यहां करके फेल हो गई। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलना चाहिए था, पानी में नहीं घुलना चाहिए था, लेकिन ये पानी में घुल रहा है, पहली कंसेप्ट फेल। तो दूसरी कंसेप्ट क्या लगा दी अपन ने, HB लगा दी, कि जो HB करेगा पानी के साथ वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट होगी दो, एक कंसेप्ट कौन सी, लाइक डिसॉल्व लाइक, दूसरी कौन सी, HB, जो HB करेगा वो वाटर सोल्यूबल होगा। NaCl है, तीसरी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं अब। NaCl को आपने क्या किया, पानी में डाला, किस में टूटा बताओ, Na+ और Cl- में। Na+ को पानी चारों तरफ से घेर लेगा एक्वस, Cl- को पानी चारों तरफ से घेर लेगा एक्वस, ठीक है भाई। एक्वस लिखना जरूरी है, वीडियो देख लेता हूं बीच बीच में भाई, कई बार क्या हो जाता है बंद हो जाता है ना। तो Na+ और Cl- आयनों में टूट गया, पानी से घिर गया, एक्वस लिख दिया आपने। अब ये Na+ चारों तरफ पानी से कैसे घिरेगा वो ध्यान दें। Na+1 पानी कैसे होता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, Na+ प्लस है, पानी के O- के साथ घिर जाएगा। कैसे गिरेगा देखें,
Na प्लस पानी से गिर गया, और किससे गिरेगा, इसमें प्लस चार्ज माइनस से गिरेगा। ऐसे ही Cl माइनस है, किससे गिर जाएगा, H से गिर जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रेशन। और अगर पानी नहीं हो, सॉल्वेशन। पानी हो तो हाइड्रेशन, पानी के अलावा अगर कोई सा भी सॉल्वेंट हो तो आप उसे बोलोगे सॉल्वेशन। दूसरी बात ध्यान दें, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता ही है। इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को आप बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहोगे बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी। तो Na प्लस जब पानी में घिर जाएगा, पानी से घिर जाएगा, तो अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी बाहर निकलेगी, क्या बोलोगे आप बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी बोलोगे। तो यहां पर जो एनर्जी बाहर निकल रही है कौन सी है, हाइड्रेशन एनर्जी। और वो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी कब भाई, जब ये घुलेगा। घुलेगा ही नहीं तो एनर्जी कहां से बाहर निकलेगी, अट्रैक्शन कहां से होगा, तो घुलेगा जब हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगी। ध्यान रखना, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा घुलेगा। ठीक है, तो मैं यह क्या कहूं बताओ, तीसरी कंसेप्ट कि अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरी मेरे पास होती है एक लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल को बांधे रखती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो घुल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, घुलेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलोगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिजोल्व हो जाएगा। और अगर मान लीजिए लैटिस ज्यादा है तो वो डिजोल्व नहीं होगा भाई। तो दो चीजें ध्यान रखना, हाइड्रेशन ज्यादा है घुल जाएगा, सोल्यूबल। और अगर मान लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस ज्यादा है, तो लैटिस क्या करती है, क्रिस्टल को बांधे रखती है, घोलने ही नहीं देगी, डिजोल्व नहीं होगा। कंसेप्ट नंबर थर्ड। तो तीन कंसेप्ट होगी, ध्यान रखना, तीनों कंसेप्टों की बात करता हूं यहां पर मैं। पहली कंसेप्ट आपने ली थी कौन सी भाई, लाइक डिजोल्व लाइक। दूसरी कंसेप्ट आपने ली थी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरी कंसेप्ट आपने ली थी क्या, हाइड्रेशन एनर्जी की। तो तीनों कंसेप्ट में एक बार वापस बता रहा हूं, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में घुलेंगे, आयनिक कंपाउंड पोलर में घुलेगा। दोनों पर प्लस माइनस है। Hb जो पानी के साथ Hb बना लेंगे वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लैटिस से तो सोल्यूबल होगा। ठीक है, तीन कंसेप्ट आपने यहां पर पढ़ ली। इसके बाद अपन लेते हैं भाई सेकंड फैक्टर जो कि प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है सॉल्युबिलिटी को, और वो है टेम्परेचर। ठीक है भाई, देखो ये मेरे पास पानी है सपोज, और इस पानी में मैंने CaO घोड़ा है। अब ये CaO जब इस पानी में घुलेगा तो यहां पर आप देखेंगे कि हीट बाहर निकलती है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये है भाई एक्सोथर्मिक।
बर्तन गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक है। किस किस का? CaO, NaOH, Na2CO3, इनका पानी में घुलना, H2O में घुलना क्या है बताएं? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट बाहर निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है भाई। तो CaO है, NaOH है, Na2CO3 है, इनका पानी में घुलना क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बाहर निकलती है हीट, ठीक है। ऐसे केसेज में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लसतालिए ये कहता है कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो। मैंने इसमें नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद अगर मान लो मैं इसको गरम करूं तो ये ज्यादा घुलेगा भाई। इसका मतलब प्रोसेस कौन सी है बताओ? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। किस किस का? NaCl, KCl, इनका पानी में घुलना क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सीधी बात है, अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो नमक कम घुलेगा कि ज्यादा? ज्यादा घुल जाएगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाओगे, नमक पानी में ज्यादा घुलेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कब? यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो। एंडोथर्मिक अलग, एक्सोथर्मिक अलग, ठीक है। दो गए, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब एक केस मेरे पास ऐसा भी है जिसमें आपको दोनों चीज देखने को मिलेंगी। Na2SO4.10H2, ये ग्लूबर साल्ट है भाई, ग्लूबर साल्ट है। इसमें 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और 32.4 डिग्री के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। उसका रीजन है कि 32.4 से पहले पहले तो ये इसी फॉर्म में रहता है, इसमें जो ये क्रिस्टलाइन वाटर है ये इसी में रहता है, और 32.4 के बाद ये बदल जाता है किसमें? Na2SO4 प्लस 10H2 में। इसका सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। एक जो इसका ये रूप है वो दूसरे रूप में बदल गया। इसको आप बोलोगे 32.4 डिग्री सेल्सियस को आप बोलोगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलोगे भाई? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिस पर एक एलोट्रोपिक जो फॉर्म होती है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। आप उसे बोलोगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो 32.4 से पहले तक तो वो इसी रूप में रहता है, 32.4 के बाद वो इस रूप में बदल गया, ठीक है। 32.4 पर आपको दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो 32.4 तक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है भाई। टेम्परेचर हो गया। थर्ड ले लेते हैं अपन प्रेशर, ठीक है। देखो भाई यहां कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। उसका रीजन ये है कि इस पेन सॉलिड है, दबाओ नहीं दबेगा। लिक्विड पानी का गिलास आप उसको दबाकर आधा नहीं कर सकते, वो भी नहीं दबेगा। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों पर ही प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई सॉलिड है उसको अगर आप किसी लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो वहां भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों?
सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई। तो आपने यहां पर क्या क्या फैक्टर पढ़े भाई? पहला आपने पढ़ा सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर, पहला क्या पढ़ा है अपन ने? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर। यहां पर अपने पढ़ा पहला लाइक डिजोल्व लाइक, दूसरा आपने पढ़ा HB और तीसरा पढ़ा हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो घुल जाएगा। और दूसरा पढ़ा आपने क्या भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो है किसमें? एंडोथर्मिक में। ये था किसमें? एक्सोथर्मिक में। और तीसरा आपने पढ़ा था किसका इफेक्ट? तीसरा आपने पढ़ा था प्रेशर का इफेक्ट। यहां पर आपने पढ़ा था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिया सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और कल अपन पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे।